Hello students, how are you? I hope you all are well and family also well. आप लोग पढ़ाई करते चलते होंगे, नोट्स बनाते चलते होंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो अब इसमें जो है हम लोग एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हैं वही चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डाइजेशन के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोग एक बार जो है एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ना, और उसके बाद जो चीज़ें ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना, और बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं दे दे रहा हूँ। इस फिगर से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो चाहे वो नॉर्मल एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें कई बार इस फिगर को ऐसे दे देते हैं और ये जो लिखा हुआ है ना कि ये इंडिकेशन है कि ये टंग है, ये माउथ है, इसोफेगस है, ये स्टमक है, इधर ये डायफ्राम है, गाल ब्लैडर है, इन सब चीज़ों को नहीं लिखा रहेगा। एरो ऐसे बना देगा, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप नाम बताओ इन चीज़ों का क्या है। तो इस फिगर को आपको अच्छे से ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ये फिगर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में ह्यूमंस के केस में किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ठीक। तो अभी जो है डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी फूड पार्टिकल है जिसको हम लोग इंटेक कर रहे हैं वो पहले कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, और जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो फिर इसी को बोलते हैं सिंपल फूड मटेरियल। तो ऐसी कोई प्रोसेस जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज किया जा रहा हो, इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन में आप लोग लिख लेना, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल, द होल प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं। ये दोनों नहीं है, विटामिन्स और मिनरल्स जो है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल नहीं है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड अगर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है तो सिंपल फूड मटेरियल क्या है। प्रोटीन को सिंपल फूड मटेरियल क्या है, प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारी अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। और अगर लिपिड को अगर हम तोड़ते हैं तो फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है। तो ये सब सिंपल फूड मटेरियल हैं। तो प्रोटीन को जो सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम एमाइलेज। लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करने वाले एंजाइम का नाम लाइपेज। तो ये सब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं, ये तीनों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब इनका कंप्लीट डाइजेशन होगा तो ये अपने सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में क्या कहेंगे हम लोग, ये सब सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये अगर इनको आप डाइट में अपने लेते हो तो ये एज इट इज इनका कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये एज इट इज क्या है कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे बॉडी में, क्योंकि ये खुद सिंपल है। लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए और डाइट में हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर डाइटरी डेफिशिएंसी हो गई, डाइट में अगर इन चीज़ों को नहीं लिए तो हमको बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। तो दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग द वेरियस थिंग्स इन आवर बॉडी। जैसे कैल्शियम की कमी अगर हो जाए तो एक मिनरल है, आपको पता है, कैल्शियम की कमी हो गई तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, बोन डिके होने लगता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स को कि जब भी बोन की दिक्कत आती है तो वो कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर द
स्ट्रेंथ था बोन्स। अब देख लेते हैं विटामिन के बारे में। आपको पता है जैसे कि आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, B1 B2 B3 ऐसे होते हैं। अगर इनकी कमी हो गई तो बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर इसकी डाइटरी डेफिशिएंसी हो गई, डाइट में अगर आपने विटामिन सी नहीं लिया तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, जिसमें स्किन क्या होती है, फटने लगती है। और विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफेरॉल, जिसकी डिफिशियंसी से लेस फर्टिलिटी होती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस फर्टिलिटी। तो उसमें विटामिन ए आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है हायर एग्जाम्स में, नीट वगैरह में पूछा गया है। इसका केमिकल नाम भी आपको पता होना चाहिए, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फाइटोनाडियोन है। और जब भी इंजरी हो जाती है, अगर इसकी डिफिशियंसी है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। तो ये रहे कुछ जो है डाइटरी डिफिशियंसी विटामिन डिजीज नाम, उनके केमिकल नाम से इनको आपको पता रखना है। तो डाइजेशन के इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है ह्यूमन बींग्स में? तो आपको पता है कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट्स एट एन एनस। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर के ख़त्म होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान देना कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूछा गया है। एलिमेंट्री कैनाल हमारा एंटीरियर साइड में माउथ होता है, तो वहाँ से स्टार्ट होती है, और पोस्टीरियर साइड में एनस होता है, जहाँ पे जाकर के ख़त्म होती है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का डाइजेशन, लिपिड का डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन संभव हो पाता है। तो हम देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड हैं जिनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। एक तो सलाइवरी ग्लैंड है जो कि माउथ में प्रेजेंट होती है, जो कि सिक्रीट करती है सलाइवा को। और दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल वॉल्स पे पाई जाती हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, जिसमें HCl वगैरह होता है और म्यूकस होता है। और उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जिसमें जो सिक्रीट करती हैं लाइपेज, एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। फिर लीवर है हमारा, लीवर भी एक ग्लैंड है, नॉट एन ऑर्गन। तो ये बाइल सिक्रीट करता है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये कुछ ग्लैंड्स हैं जिनके सिक्रीशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और पैनक्रियाज हैं जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन करता है और ग्लूकागॉन, दो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। क्या काम है इसको भी देखेंगे आगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में एक तो माउथ आ गया, दूसरा बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। इनको मिला के हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनती है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी 6 to 9 मीटर्स लॉन्ग होती है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का नॉमेनक्लेचर जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज नहीं किया गया है, बल्कि जो है विड्थ के हिसाब से किया गया है कि कौन सी ऐसी इंटेस्टाइन है जिसका विड्थ जो है ज़्यादा है और कौन सी है जिसका विड्थ कम है। तो जिसका कम है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया गया, जिसकी विड्थ ज़्यादा है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया गया। साइज के बेसिस पे नहीं बोला गया है कि किसकी साइज लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये कभी नहीं होता कि उसकी साइज जो है बड़ी है इन कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉमेनक्लेचर इनका हुआ है विड्थ के हिसाब से। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या चीज़ें, किस तरीके से डाइजेशन होता है, इसको हम लोग सिंपल वे में एकदम समझने की कोशिश करते हैं।
तो फ्लो चार्ट के हिसाब से एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं कि फूड हमारा, जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं, उस फूड में हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन्स और मिनरल्स हैं। तो फूड को सबसे पहले हमने लिया, डाइजेशन तो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि माउथ में क्या है कि एक ग्लैंड है जिसका नाम है सलेवरी ग्लैंड, और जो कि सलाइवा को सिक्रीट करती है, और इस सलाइवा में सलेवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। अब माउथ और बक्कल कैविटी के बीच में एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। आप लोग अपनी उंगली से ऐसे मुंह में अपनी उंगली डालेंगे तो पीछे साइड में आपको एक कुछ दिखेगा जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है कि फूड को अलाउ करता है कि फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में फूड ना चला जाए, नहीं तो जहाँ से हवा जानी चाहिए अगर वहाँ से फूड चला गया तो आपको खांसी आने लगेगी। तो इट अलाउज फूड इंटर इनटू फूड पाइप एंड प्रिवेंट इंटरिंग इनटू विंड पाइप। फूड को फूड पाइप में और विंड को विंड पाइप में जाने के लिए ये जो है एक रास्ता बनाता रहता है। फिर बक्कल कैविटी से होते हुए फूड हमारा पहुंचता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर पहुंचता है ओइसोफेगस में। फिर उसके बाद जो हमारा स्टमक होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पाइलोरिक स्टमक और उसके बाद दूसरा होता है कार्डियक स्टमक। फिर यहाँ पे फूड पहुंचता है, फिर ड्यूडेनम में पहुंचता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फिर उसके बाद रेक्टम में पहुंचता है, फिर एनस के थ्रू हम लोग वेस्ट मटेरियल को एग्जिट आउट कर देते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से हमारा फूड कहाँ कहाँ पे पहुंच रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है सलेवरी ग्लैंड, और ये सलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है, और इस सलाइवा में सलेवरी अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट अगर टूट रहा है तो मान लो आपने कोई पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट खाया है तो वो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में टूटने लगेंगे। और माउथ से ले करके यहाँ एनस तक का जो भी फूड का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। और यहाँ पे अब क्या होता है कि इपीग्लॉटिस तो देख ही लो। ओइसोफेगस में क्या होता है, ये ओइसोफेगस क्या करता है, हेल्प करता है फूड को ताकि वो फूड स्टमक में पहुंच सके। पाइलोरिक स्टमक क्या होता है, गेटवे होता है किसके किसके बीच में, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का ये गेटवे होता है। कार्डियक में फूड और लिपिड का डाइजेशन होता है, कार्डियक स्टमक में फूड और लिक्विड। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे लीवर है। लीवर अपना बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस जो है ये जा करके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से फिर उसके बाद इसको ड्यूडेनम में भेज दिया जाता है बाइल डक्ट के थ्रू। तो ड्यूडेनम में जा करके ये क्या करता है, वहाँ पे बाइल जो है डाइजेशन का काम करता है। फिर ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जो कि पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है, और इस सिक्रीशन को वापस ड्यूडेनम में भेज दिया जाता है। अब जबकि हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो ड्यूडेनम होता है, और उसके बाद दूसरा जो है जेजुनम होता है, और तीसरा जो है इलियम। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसको बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कई बार एग्जाम पूछा गया है कि वेयर इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, तो आंसर होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो एरिया है जहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है पेप्सिन एंजाइम की वजह से, या कोई प्रोटीएज एंजाइम है उसके वजह से। लेकिन ये पेप्सिन और प्रोटीएज एंजाइम जो है ये लो पीएच पे वर्क करते हैं, थोड़ा एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। एसिडिक मीडियम कैसे मेंटेन होता है, तो बहुत सारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो HCl का सिक्रीशन करती हैं। HCl आपको पता है कि ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि
पीएच को कम करके रखता है और एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखता है, तो जिसके वजह से पेप्सिन और प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और ये प्रोटीन का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो अमाइनो एसिड बनेंगे, उन अमाइनो एसिड का बहुत सारे जगहों पर यूज कर लिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि ये मेजर एब्जॉर्प्शन है साइट वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और विटामिन्स का। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन का बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड प्रोटीएज एंजाइम। ये जो प्रोटीएज हैं या पेप्सिन है, ये लो पीएच पे काम करते हैं। लो पीएच मेंटेन करने का काम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इंटेस्टाइनल वॉल पे, वो जो है HCl का सिक्रेशन करती हैं और उस HCl के सिक्रेशन के वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि लीवर और पैनक्रियाज जो भी एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो भी जूस सिक्रेट करते हैं, वो कहाँ पे जाके वर्क करते हैं? तो ये वर्क करते हैं ड्यूडेनम में जाकर के वर्क करते हैं। रेक्टम में जो भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसका स्टोरेज किया जाता है और एनस के थ्रू एग्जिट आउट कर दिया जाता है। तो ये कुछ फ्लो चार्ट रहा ह्यूमन डाइजेशन का। और उसके बाद अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में हमको पता है कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये कई बार नीट के एग्जाम में पूछा भी गया है। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन होता है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम होता है। पैनक्रियाटिक जूस से कब पैनक्रियाटिक जूस जो है ये निकलना शुरू होंगे? जब इनके ऊपर दो एंजाइम काम करेंगे जिनका नाम है कोल साइटोकाइनिन और सिक्रेटिन। ये दो एंजाइम जब इनके ऊपर काम करेंगे तब ये ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को रिलीज करना शुरू कर देंगी। और कोल साइटोकाइनिन और सिक्रेटिन कब सिक्रेट होंगे? कहाँ पे सिक्रेट होंगे? ये डेड्यूनम में। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन, लाइपेज और रेनिन नाम के कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, उनका सिक्रेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को जो है ध्यान देना होगा कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है HCl का सिक्रेशन करती हैं। एक्चुअल में HCl मिला कहाँ से उनको? तो हाउ HCl विल फॉर्म्ड इन स्टोमक। स्टोमक में HCl कैसे बनता है? हमको पता है, हमने कोई फूड इनटेक किया तो फूड में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है और नमक खाते हैं हम लोग तो NaCl होता है। तो जैसे ही ये हमारे बॉडी में पहुंचते हैं वाटर और NaCl, तो ऑक्सीजन तो बाहर चला जाता है रिस्पिरेशन के लिए, और ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में मिल करके HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये सोडियम चला जाता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि जो ग्लूकोज बन गया है बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कराने का काम सोडियम करता है, क्योंकि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब HCl अगर बन गया तो ये HCl चूंकि ये एक एसिड है, ये हमारी वॉल्स को जला सकता है। तो फिर जलाता क्यों नहीं हमारे पेट को? तो कौन है जो प्रिवेंट करता है इंटेस्टाइनल वॉल को HCl से? तो लीवर, अभी हमने पढ़ा था कि लीवर से बाइल सिक्रीट होता है और इस बाइल में जो है म्यूकस भी होता है। इस बाइल को गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और स्टमक में भेज दिया जाता है। और उसके बाद जहाँ पे ये म्यूकस क्या करता है कि ये बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है कि जितना एसिडिटी हुआ था वो सब बेसिसिटी हो जाता है, जिसके वजह से बेसिक इन्वायरमेंट होने की वजह से म्यूकस जो है वॉल्स हमारी बची रहती हैं। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा इजेशन। तो ये चारों स्टेप जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक हम कंप्लीट डाइजेशन नहीं बोल सकते हैं। तो इंजेशन में क्या होता है कि हम फूड को अपने अंदर लेते हैं। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज किए।
एब्जॉर्प्शन में जो भी चेंज हुआ सिंपल फूड मटेरियल का, उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। और इजेशन में क्या है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, उनको हमारी बॉडी से बाहर करना चाहिए। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स हैं। अब इस डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे टेप वर्म है, हुक वर्म है, पिन वर्म है, राउंड वर्म्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं। ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करने के बाद कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स में एक तो जॉइंडिस हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, ब्लड स्टूल से आना शुरू हो सकता है, पेप्टिक अल्सर्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और गैल स्टोन्स हो सकता है। ये सब मेजर कुछ डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स कौन कौन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो इन्वॉल्व हैं डाइजेशन में? एक तो सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, लीवर है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जो है एनसीईआरटी को अपने पढ़ते रहिएगा। और एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने फिर भी बताया है। और इसके नेक्स्ट लेवल पे जो है यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, जो जैसे ये फ्लो चार्ट है, इसी फ्लो चार्ट को अगर आपसे पूछा गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो एक तो जो आपके बुक में फिगर बना है उसको बना दीजिएगा। फिर ये फ्लो चार्ट अगर आप बना देंगे तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट मार्क्स देने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाकी उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, और रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हमारी बॉडी में क्वेश्चन है कि HCl ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? HCl ज़्यादा होगा तो हमको पता है कि वहाँ पे एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है म्यूकस का सिक्रीशन कम कर दिए, इसकी वजह से HCl ज़्यादा बन रहा है, और जिसके वजह से एसिडिटी हमको क्रिएट हो जाती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम होता है कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उनको सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन, हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन तो मेजर एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स का तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वहाँ पे बहुत सारे विलाई होते हैं, छोटे छोटे। ऐसे मान लो अगर ये स्टमक की वॉल है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा विलाई निकले होते हैं, और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके वजह से जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उन डाइजेस्टेड फूड का यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर उसको ब्लड में डंप कर दिया जाता है, फिर ब्लड में न्यूट्रिएंट्स रन करने लगते हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन को समझेंगे अच्छे से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।